हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं। बहुत सारी नई नई चीजें आपने सीखी होगी। जितना कुछ सीखा है उसके बेस पे हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, चाहे आप किसी अदर स्टेट के बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई या फिर नीट के लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना पार्ट अभी तक हमने कवर किया है वहां से एक न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लियर। तो जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है, मैं फटाफट से इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको सारे फॉर्मूले या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको बताने वाला हूं कि 5 तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जिसको हम दोनों को हाफ सेल बोल सकते हैं। और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इस वैल्यू से आपको पता चलेगा कि उस सेल के अंदर कितने वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होने वाला है। ये क्या रहेगा, ये है सेल पोटेंशियल, ये है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी आपको ई वैल्यू बोली जाती है तो मतलब आपसे रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जा रही है, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि ई सेल अगर आपको निकालना है तो आप कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल करके निकाल सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है तो आपको चेंज केवल कितना मिलेगा कि आपको कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। इन दोनों के डिफरेंस आपको पता चल जाएगा क्या, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जिसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसको बोला जाता है, वो चीज आपको पता चल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो रहता है भी किसी भी इलेक्ट्रोड का जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम आपको दिया हुआ है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव रहेगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहेगी। और इसका वाइस वर्सा जो रहता है वो भी करेक्ट होता है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या ई नोट वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी ऑक्सीडेशन पावर उतनी अच्छी होगी, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट आता है नर्न्स्ट इक्वेशन। ये जो थर्ड जो पॉइंट बना के लिखा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। और नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज किया जाता है किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यूनिमोलर नहीं दे रखी है, 1 मोलर नहीं दे रखी है, यूनिटी नहीं दे रखी है, तो उस टाइम पे कितना ईएमएफ रहेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। और उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है माइनस RT अपॉन NF, जिसको हम सोल्व कर लेते हैं, आगे ln भी होता है उसको भी लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, बन जाता है 0.0591 अपॉन n लॉग। कैथोड और एनोड की कंसंट्रेशन रहती है उनमें से याद रख लेना, एनोड की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे, कैथोड की कंसंट्रेशन को नीचे लिखेंगे। साथ साथ इनकी पावर भी कुछ हो सकती है। क्या पावर होगी, जो सेल रिएक्शन के अंदर जो सेल इक्वेशन होगी उसके अंदर कैथोड या एनोड का जो पार्ट रहेगा, जिसको आयनिक पार्ट है, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है भाई, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके साथ जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है वो किस तरह से रिलेट करता है। ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई सेल काम नहीं करता है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि सेल ने काम करना बंद कर दिया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ नहीं हो रही है, कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो जो ई नोट सेल रहेगा वो तो स्टैंडर्ड कंडीशंस का होता है, वो जीरो नहीं होगा। स्टैंडर्ड जो हमारा सेल पोटेंशियल होगा उसको रिलेट करते हैं, फॉर्मूला बनता है ई नोट सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF ln Kc। फिर दोबारा से यहां से n की वैल्यू तो हर एक इक्वेशन के अंदर अलग हो सकती है। R कांस्टेंट रहता है, गैस कांस्टेंट है, T टेंपरेचर रहता है, रूम टेंपरेचर लेके चलते हैं 298 केल्विन। F जो रहता है 1 फेरेड रहता है। 1 फेरेड मतलब 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये ध्यान रखना इस चीज को, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फेरेड, 96500 कूलम होता है। इसके बाद और ये हो गया आपके पास ln Kc, ln को हम log में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली फिर दोबारा वो इक्वेशन आ जाती है 0.0591 अपॉन n log Kc।
और लास्ट जो इक्वेशन आती है वो आती है गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करके। गिब्स फ्री एनर्जी जो रहती है, ध्यान रखना, वो नेगेटिव होती है तभी कोई सेल काम करता है। इसी तरह से ई सेल या ई नोट सेल जो रहता है वो जब पॉजिटिव रहता है तभी कोई सेल काम करता है। क्लियर है? तो यहां से डेल जी का फॉर्मूला आता है, डेल जी का फॉर्मूला बनता है नेगेटिव ऑफ एन एफ ई नोट सेल। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एफ क्या हो गया 1 फेरेड की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल होता है ये। और ये जो रहता है ई नोट सेल की वैल्यू जो रहती है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे ई सेल दिया हुआ तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्हीं 5 फॉर्मूलों से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये पांचों के पांचों फॉर्मूले आने चाहिए। हो जाएगी इतनी चीज क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक एक करके क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं और उनको सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको पॉज करो, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आगे फर्दर सॉल्यूशन मैं जो दूंगा वो आपसे मैच करना है। अगर नहीं हो पाता है तो जो सॉल्यूशन बताता हूं उसको ध्यान से समझना है, जो कॉन्सेप्ट है उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैं डाल रहा हूं। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोला हुआ है कि सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि सेल रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस कब होगी। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है? अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो सेल काम करेगा। और सेल 2 कंडीशंस मैंने बताई थी कब काम करेगा। पहली कंडीशन ये है कि जो ई सेल आता है, जो ईएमएफ ऑफ सेल आता है वो पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि डेल जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत बार हमने पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी इफ एंड ओनली इफ डेल जी इज नेगेटिव, डेल जी इज लेस देन 0। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाए इसका? सी जो ऑप्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो है, पहला दिया हुआ है ई रिडक्शन जो है पॉजिटिव, ई रिडक्शन नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? भाई एक सेल रिएक्शन अगर हो रही है तो किसी एक कैथोड के लिए ई रिडक्शन या ई रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और एनोड के लिए कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। तो इन दोनों ऑप्शन से तो कुछ क्लियर होता नहीं है। एक ऑप्शन और जो आपको दे रखा है वो कौन सा दे रखा है कि डेल जी जो है पॉजिटिव, डेल जी पॉजिटिव वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ठीक है, यहां से आपको ध्यान रख लेना है कि डेल जी नेगेटिव होगा तभी कोई सेल रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। देखो क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ है। पूछा हुआ है तो आपसे कि द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आपको ये स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछा हुआ है ना। स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि मैं लिख देता हूं कि ई नोट सेल जो है वो पूछा हुआ है। दिया क्या हुआ है? 2 रिएक्शन या दो इलेक्ट्रोड्स के लिए आपको क्या दिए हुए हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो कोई एक कैथोड होगा, कोई एक एनोड होगा। आपको वो अगर पता चल जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देख लो क्या फॉर्मूला है कि ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला है ई नोट कैथोड यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट एनोड यानी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। और इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हो ई नोट सेल। बस आपको देखना यह है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वहीं से पता चलेगा। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो भी साइड में लिख लेता हूं मैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो आपको एक सेल रिएक्शन दी हुई है। सेल रिएक्शन में लिख लेता हूं क्या दी हुई सेल रिएक्शन। आपको बोला है Fe solid and Fe3 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ये फेरिक आयन हो गया और ये दोनों ही कन्वर्ट हो रहे हैं Fe2 पॉजिटिव, फेरस आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस भी करके दे रखी है, यहाँ पे 2 3 पॉजिटिव है और 3 2 पॉजिटिव है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब क्या बोला हुआ है आपको कि या तो आप यहीं से पता कर लो कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रहेगा, जो कैथोड रहेगा, एनोड रहेगा, वो कौन कौन सा रहेगा, या फिर आपको फर्दर कुछ वैल्यूज दी हुई है कि ई नोट वैल्यूज आपको गिवन है Fe2 पॉजिटिव टू Fe के अंदर, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और ई नोट वैल्यू आपको गिवन है Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, फेरिक टू फेरस के अंदर जब रिड्यूस होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको गिवन है। क्या क्या वैल्यूज है लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू गिवन है -0.441 वोल्ट और इसकी वैल्यू गिवन है 0.771 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। अब 2 तरीके आपके पास इलेक्ट्रोड्स को क्लासिफाई करने में, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं।
आप इस सेल इक्वेशन से देख के बता सकते हैं कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। कैसे बताएंगे भाई? मैं देखता हूं कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। देखो Fe जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव के अंदर, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। और Fe3 पॉजिटिव भी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? Fe2 पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आपको पता चलता है कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। अब आपको क्या पता है कि ऑक्सीडेशन कहां होता है और रिडक्शन कहां होता है। रिडक्शन कहां होता है? रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर और ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर। इसका मतलब ये रिएक्शन कैथोड के ऊपर होगी। कैथोड में क्या होगा? Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। ये वाला जो होगा ये किसकी वैल्यू होगी? ये होगी कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर है? दूसरी जो बचेगी वो क्या होगी? Fe से Fe2 पॉजिटिव का जो रिलेशन मिलेगा, देखो अभी तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है लेकिन हमें क्या दिख रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। Fe2 पॉजिटिव से Fe का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.441 वोल्ट। क्लियर हो गया? दूसरा तरीका क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पहचानने का? वो है इन वैल्यूज को कंपेयर करना है। रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेना दोनों के, और उसके बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो उतना ज्यादा रिड्यूस होगा, यानी वो कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे पहुंच जाएगा जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बड़ा होगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कैथोड, ये क्या हो गया? ये हो गया कैथोड, और ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये हो गया एनोड। क्लियर? अब इन दोनों वैल्यूज को यूज कर लो, दोनों की वैल्यूज को यहां पे रखो, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? मैं लिखता हूं E नॉट सेल विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। अब आपको एक चीज में ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 2 3 जो लगा हुआ है इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब बैलेंस है, आपको किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.771 वोल्ट, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.441 वोल्ट। यही तो किया हमने। ठीक है? तो अब कर लेते हैं, ये 441 वोल्ट था, और अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 771 वोल्ट प्लस 0.441 वोल्ट। क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2121। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका? जो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ है। पूछा क्या हुआ आपसे? स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब स्टैंडर्ड ई नोट सेल जो होता है, ई नोट सेल जो रहता है उसकी वैल्यू पूछी हुई है। इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। और आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? आंसर मैच कर लो। आंसर कौन सा ठीक होगा भाई? इसका डी जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं, उस क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ो। ठीक है? ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लो भाई, क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको बोला हुआ है कि एक गैल्वेनिक सेल है जिसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो रहता है वो हमें पता चल गया है, और इस सेल के लिए जो सेल रिएक्शन आप लिखते हो उसके अंदर n की वैल्यू 2 आती है। तो दो चीजें हमें पता चली, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हालांकि मैं लिखता हूं कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 बोली हुई है रिएक्शन के लिए, और ई नोट सेल की वैल्यू जो है वो पता चल गई है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 0.295 वोल्ट, ये वैल्यू दी हुई है। टेम्परेचर बोला हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में यूज करते हैं 298 केल्विन। बोला हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो इस सेल के लिए इफ द वैल्यूज ऑफ R एंड F आर गिवन। R की वैल्यू क्या दी हुई है? R की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है? और F की वैल्यू दी हुई है 96500 केल्विन कूलम पर मोल। ये वैल्यू इसकी गिवन है। क्लियर है? बोला हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और ई नोट वैल्यू का क्या रिलेशन होता है वो याद करने की कोशिश करो। क्या रिलेशन रहता है भाई? मेरे को तो याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं है? क्या रिलेशन रहता है? आपको रिलेशन मैंने शुरुआत में बता दिया था कि हम लिखते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू RT बाय NF ln KC। ये रिलेशन रहता है। R कांस्टेंट रहता है, T कांस्टेंट रहता है। T कितना लेके चलते हैं? 298 केल्विन ही लेके चलते हैं। क्लियर है? इसके बाद F की वैल्यू यही होती है 96500 कूलम पर मोल आप लेके चल सकते हो, और ln को आप सिंपल लोगरिथम के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो ओवरऑल इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। क्या इक्वेशन बन जाती है? बन जाती है 0.0591 अपॉन n log KC।
ठीक है, और हम इसी चीज को यूज करेंगे क्योंकि आर एफ इनकी वैल्यूज को ना खाली बस इस तरह दिया है कि आप कैलकुलेट करके देखो, नहीं करना है कैलकुलेट। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं फिर दोबारा से कि ई नॉट सेल जो रहेगा वो हम यूज करने वाले हैं 0.0591 log Kc अपॉन n। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं, सबसे पहले वैल्यूज रखते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.295 वोल्ट, यही दी हुई है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.295 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू 2 log Kc। ठीक है, हमें तो Kc फाइंड आउट करना है, log Kc को अलग कर लेता हूं, बाकी चीजों को अलग कर लेता हूं, बन जाएगा log Kc, उसको उधर रहने दिया, बाकी सारी चीजों को इधर ले आया, ये हो गया 0.295 इंटू 2 अपॉन 0.0591। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक बार इस चीज को देख लेना कि जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा टफ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कुछ लोग कैलकुलेशन से डरते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कैलकुलेशन। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैं साइड में लिख रहा हूं, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 हो गया, 2 9 18 19 हो गया, 2 2 4 और 5 हो गया 0.0। ये 590 बन रहा है, नीचे 591 है, क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? कर देते हैं, ये बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0.590 अपॉन 0.0591। ठीक है, डेसिमल हटाता हूं, 4 डिजिट इक्वल किए फिर डेसिमल हटाना है, और अब इससे आप कैंसिल आउट कर देते हो तो ये कितने में कैंसिल आउट हो जाएगा? 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, कितने पे कैंसिल आउट होगा? ये 10 पे, 100 पे नहीं होगा, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे 2 0 है तो ये 10 100 पे हो जाएगा, तो ये बन गया 10। log Kc की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। अगर आपको इतना क्वेश्चन आ गया है तो आपका आधा पार्ट ठीक है, आपको केमिस्ट्री आती है। अब लोगैरिथम को हमें सोल्व करना है। लोगैरिथम को कैसे सोल्व करेंगे भाई? फटाफट एक बार इस इतनी चीज को नोट कर लो, इसके बाद आपको बता रहा हूं कि लोगैरिथम को कैसे सोल्व किया जाए, फटाफट नोट करो। देखो भाई, अब मैं लोगैरिथम को सोल्व कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ये तो गिवन डेटा था, इसका कोई यूज नहीं है। अगर कुछ लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर लेगा भाई इस चीज को। मैं बोल रहा हूं कि क्या करना है, इसके बाद लोगैरिथम को सोल्व करना है। मैंने लिखा है log Kc इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखा है। मैं इसको 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 1 से। और आगे जो नंबर रहता है, ये जो 1 जो रहता है, इसको मैं क्या बोल देता हूं? इसको मैं log 10 लिखता देता हूं। तो log 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? देखो मैं ऐसे लिख लेता हूं, log Kc इज इक्वल टू 10 इंटू log 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये फॉर्मूला बन रहा है b log a। b log a कैसे लिख सकते हैं? log a raised to power b। ये जो बाहर जो नंबर होता है ये पावर में चला जाता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो फिर दोबारा लिख देता हूं मैं log Kc इज इक्वल टू log 10 raised to power 10। log से log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 10 raised to power 10। आप इसको डायरेक्ट आप मैच कर सकते हो आंसर के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है 1 into 10 to power 10। जो डी ऑप्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है 1 into 10 to power 10, ये Kc की वैल्यू हो जाएगी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है एक बार दोबारा से रिवाइंड करके इस चीज को देख लेना। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है डेल जी के बारे में, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी दी हुई है एक एक कंपाउंड के लिए। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्वेश्चन बनाए होंगे इस तरह क्वेश्चन, जहां पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है, रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी हुई है। कैसे कैलकुलेट करते थे? हम कैलकुलेट करते थे कि रिएक्शन को बैलेंस करो और फिर प्रोडक्ट्स की टोटल एंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी को माइनस कर देते थे। सेम चीज यहां पे रहेगी, लेकिन एंथैल्पी नहीं है, गैस फ्री एनर्जी है। तो पहली चीज, जो वैल्यूज गिवन है, जो डेटा गिवन है, वो आपको नोट कर लेना है साइड में। मैं लिख देता हूं कि डेल फॉर्मेशन गैस फ्री एनर्जी ऑफ किसकी? H2O की। इसके साथ साथ और दी हुई है फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है किसकी भाई हमें? CO2 की, और दी हुई है पेंटेन की। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? पेंटेन का फॉर्मूला किस किस को आता है? C5H12। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C5H12। ठीक है, इतना तो आता होगा ना, ऑर्गेनिक आपने पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर भी, 11th क्लास के अंदर भी। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है, कितनी कितनी वैल्यूज गिवन है फटाफट मैं नोट कर देता हूं इनको। ओके, तो इतने टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन के ऊपर तीन कंपाउंड्स H2O, CO2 और पेंटेन की आपको फॉर्मेशन की गैस फ्री एनर्जी गिवन है।
आपको बोला हुआ है कि पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो इसका मतलब पेंटेन ऑक्सीजन का क्या होगा, कंबशन होगा। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूं एक बार, C5H12 का जब कंबशन होगा, आप लोग बताओ C5H12 का जब कंबशन होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? सभी ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होती है तो क्या बनता है, केवल और केवल CO2, H2O एंड हीट एंड लाइट, ये तीन ही चीजें बन सकती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CO2 प्लस H2O, हीट एंड लाइट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसको क्वांटिटेटिवली थोड़ी लिखा जाएगा। इनकी एंथैल्पीज आपको गिवन है। अच्छा, ऑक्सीजन की सॉरी जो एंथैल्पी नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी जो होती है या गिब्स फ्री एनर्जी रहती है एलिमेंट्स के लिए जीरो होती है, इसलिए ऑक्सीजन की यहाँ पे नहीं दी जाएगी। केवल कंपाउंड्स को फॉर्मेशन हम फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स तो नेचर के अंदर एज इट इज मिलते हैं हमें, उनको हमें फॉर्म नहीं करना पड़ता। और क्या बोलते हैं हम कि भाई ये जो रहते हैं नेचर के अंदर एज इट इज प्रेजेंट है, इनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी भी जीरो होगी, गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो होगी। आपसे पूछा हुआ है कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। ई नॉट सेल कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल और इसके बीच में डेल जी के बीच में ग्रेडेशन होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं डेल जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव एन एफ ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया एक साइड में, सभी को ये फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इतना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, अगर हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो हमें एन चाहिएगा और डेल जी की वैल्यू चाहिएगी। एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 96500 कूलम पर मोल होती है इसकी वैल्यू। तो एन की वैल्यू आएगी कहां से कि हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सचेंज हो रहा है। कैथोड के ऊपर पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, या एनोड का पता चल जाए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से पता चल जाएगा, इस रिएक्शन से पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। साथ ही साथ डेल जी चाहिए, डेल जी भी इस रिएक्शन की चाहिएगी, इनमें से किसी अकेले की डेल जी की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, ना तो पेंटेन की चाहिए ना CO2 या H2O की चाहिए, हमें क्या लेनी पड़ेगी, इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी कहां से मिलेगी, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम क्या करते हैं, अगर आपको रिएक्शन की क्या करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग जो फ्री एनर्जी रहती है किसकी, प्रोडक्ट्स की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मिलेगी उसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट्स की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये चीज हमें लेके चलनी पड़ेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, 5 कार्बन्स है, 5 कार्बन्स हो गए, हाइड्रोजन कितने 12 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं भाई, इस साइड में 2 है ऑक्सीजन, इस साइड में हो गए 10 और 6 कितने हो गए 16 हो गए। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ढूंढना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कार्बन हाइड्रोजन को नहीं सोच के चलेंगे, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है भाई वो किस तरह से है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो जीरो स्टेट एलिमेंटल स्टेट के अंदर, तो इसकी ओडेन स्टेट कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। और फिर चाहे ऑक्सीजन CO2 में आए चाहे H2O में आए, उसकी स्टेट क्या रहेगी, -2 रहेगी। यहाँ पे भी स्टेट -2 रहेगी, यहाँ पे भी स्टेट -2 रहेगी। और यहां से मेरे को पता चल रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो -2 की स्टेट में आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन। एक ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम हमारे पास, 8 मॉलिक्यूल है, 16 एटम्स है, 16 एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और यही आपका n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, यहां से आपको पता चल गया n की वैल्यू है कितनी, 32। अब डेल जी कैलकुलेट करना है, डेल जी कैसे कैलकुलेट करें, डेल जी कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो फ्री एनर्जी रहेगी उसको जोड़ेंगे। एक CO2 को अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए इतनी आपको एनर्जी फ्री एनर्जी चाहिएगी, 5 अगर आपको CO2 फॉर्म करना है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर कितने CO2 फॉर्म होंगे, 5 CO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अच्छा मोल्स क्या फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, मोल्स लेके चलेंगे। ये एक मोल अगर आपको फॉर्म करना है उसकी वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रहते हैं उनको मोल्स के टर्म्स में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 5 CO2 फॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कर लूंगा एक की जो इंथैल्पी है, जो फ्री एनर्जी थी 394.4, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इतने किलोजूल आपको क्या चाहिएगी, फ्री एनर्जी चाहिएगी। सेकंड, वाटर के लिए कितनी चाहिएगी, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट्स है उनकी इंथैल्पीज को ऐड कर लिया, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी को, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी फिर दोबारा आ रहा है, फ्री एनर्जी रहेगा, क्योंकि ज्यादातर एंथैल्पी क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराए हुए हैं, तो आपको देख लेना है कि भाई फ्री एनर्जी रहेगी, आपको फ्री एनर्जी दी हुई है, फ्री एनर्जी बोल के चलना है। इसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल कितने मोल्स फॉर्म कर रहे हैं, 6 मोल फॉर्म करने हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मोल के लिए एनर्जी चाहिए उसको -237.2
2 किलोजूल पर मोल। इसके बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या क्या आपके पास है, तो पेंटेन है, पेंटेन का एक ही मॉलिक्यूल है तो ये हो जाएगा -8.2 प्लस 0, 0 किसके लिए आया है, ये ऑक्सीजन के लिए आया है, इतने किलोजूल पर मोल। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फिर दोबारा से ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे लगता तो नहीं हालांकि। ठीक है, इसके बाद भाई इसको सोल्व करते हैं। मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर देता हूं, आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन करो और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास डेल जी की वैल्यू जो आ रही है किलोजूल में आ रही है, इसको जूल में कन्वर्ट कर देता हूं। मैं लिख देता हूं डेल जी की वैल्यू हो जाएगी -3387.0 को हटा देता हूं, किलोजूल को मैं कर देता हूं ये 10⁻³ होगा किलो के लिए, जूल पर मोल। हमें जो कैलकुलेशन करनी होगी वो जूल के अंदर करनी होगी। ये होगी डेल जी की वैल्यू। मेरे हिसाब से अब कैलकुलेशन हो सकती है, एफ की वैल्यू क्या रहेगी, एफ की वैल्यू रहेगी क्या 96500 कूलम पर मोल, और आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो ई नॉट सेल हो जाएगा डेल जी नॉट वो वैल्यू अपॉन माइनस एन एफ। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96500, उसको यहाँ पे नीचे रख देना है। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लेना कैसे किया है, एक एक पॉइंट को समझ लेना है। क्लियर है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हर एक तरह के एक तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे मैं आपको करा के चलूंगा। क्लियर है, लिखो। ओके, लास्ट क्वेश्चन भैया आपका, देख लो इस क्वेश्चन को फटाफट और ध्यान से पढ़ो। कुछ डेटा आपको गिवन है, उस डेटा के बेस से पूछा हुआ है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हो, उन रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर करते हैं हम कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन जो आपको पोटेंशियल दिए वो कंपेयर करने पे जो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू आती है रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव किस केस के अंदर आती है। जो डेटा गिवन है उसके अंदर आपको इक्वेशन दे रखी है, तो पहले तो आप बेटा यही चेक कर लेना कि जो इक्वेशन दी हुई है वो रिडक्शन के लिए दी हुई है या फिर वो ऑक्सीडेशन के लिए दी हुई है। अगर ऑक्सीडेशन के लिए दी हुई है तो पहले उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, साइन जो रहेगा ई वैल्यू का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो, पहले आपको दिया हुआ है क्या, एक इक्वेशन दी हुई है कि आयरन का कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। चलो पहले दूसरी जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। उसमें क्या बोला हुआ है, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव के अंदर, बताना भाई। और इसके लिए बोला हुआ है जो इसकी ई वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, इसकी ई नॉट वैल्यू गिवन है -0.771 वोल्ट। बताना भाई क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, नहीं, क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन की हो रही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन को तो रिवर्स कर दो और आपके साथ जो दिए इसकी जो ई वैल्यू दी हुई इसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा अगर Fe2 पॉजिटिव में, अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो फिर ई नोट वैल्यू हो जाएगी प्लस का 0.771 वोल्ट। क्लियर है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, दूसरा आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, उसको वैसे लिख रहा हूं। उसमें बोला हुआ है आपको FeCN6 4 नेगेटिव, ये कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, FeCN6 3 नेगेटिव के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 3 नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और इसके लिए भी जो पोटेंशियल वैल्यू है वो गिवन है, ई नॉट कितना दिया हुआ है इसके लिए, वो दिया हुआ है -0.35 वोल्ट। क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन की स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आयरन की स्टेट आप x मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, दूसरी मैं आपको बता दूंगा कैलकुलेट कैसे करनी वो खुद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ FeCN6 और इसके ऊपर 4 नेगेटिव। इसमें मैं आयरन की स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेट क्या होगी इसकी, दूसरे में उस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी स्टेट कितनी है, x है।
इसके साथ 6 CN साइनाइड आयंस जुड़े हुए। एक CN के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक CN के ऊपर चार्ज होता है -1। कितना चार्ज होता है? -1। आपने देखा होगा NaCN, KCN, HCN इस तरह से होते हैं। और जो स्टार्टिंग में आते हैं +1 चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होगा। तो -1 चार्ज इसके ऊपर है और इस तरह के 6 साइनाइड लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 6 साइनाइड लगे हुए हैं। और टोटल चार्ज इस पॉजिटिव कैटायन से और इस एनायन से टोटल चार्ज जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है -4। ये जो ऊपर जो चार्ज रहता है ये कैसा रहता है? ये टोटल चार्ज रहता है। तो इसका चार्ज और इसका चार्ज हमने ऐड करके देखा तो -4 आना चाहिए। इसका चार्ज कितना वो कैलकुलेट करना है। x - 6 = -4, x = -4 और ये -6 इधर आके प्लस का हो गया, बनेगा +2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2 आ गई। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर भाई? +2। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे को पता है कि यहाँ पे स्टेट कितनी आने वाली है? +3 आने वाली है। आप एक बार कैलकुलेट जरूर करके देखना कि भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा हुआ है कि हमें तो कंपेयर करना है क्या, कि ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कंपेयर करना है। तो इस इक्वेशन को भी क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। करें इस इक्वेशन को रिवर्स, अपने आप करो। हो गया भाई। देखो तो हमारे पास दो ई नॉट वैल्यू आई है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, एक ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। इनमें से जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इन दोनों में से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्या? इस इक्वेशन के अंदर जो हमने सब्सटेंस लिया था, ये जो सब्सटेंस होगा ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपसे पूछा जाए कि ये जो वैल्यू होगी ज्यादा पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट रहेगा ये क्या होगा? ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि खुद का रिडक्शन बहुत इजीली करना चाहता है। ये वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ये खुद का रिडक्शन बहुत इजीली करना चाहता है। खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव। और आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही रख रहे हैं, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी वरना ये। और मैंने आपको अभी तक के इस चैप्टर के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरह क्वेश्चन बोर्ड में या फिर कंपटीशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, आज के सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं नीट से। ठीक है। कुछ क्वेश्चन AIPMT के अंदर पूछे गए थे, नीट का जो पहले नाम था AIPMT बोला जाता था, वहां से उठाए गए थे सारे क्वेश्चन। और जेई मेंस के अंदर भी इसी लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन, जैसे लास्ट जो क्वेश्चन था जिसके अंदर डेल्जी इन्वॉल्व था, वो पार्ट जो था वो एम्स और जेई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर एनालिसिस आपको करना पड़ता है, जहां पर अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वहां पे आपको समझ लो कि वो क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर नहीं पूछा जाएगा, एडवांस में पूछा जाएगा या फिर एम्स के अंदर पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।